उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी इसके पहले वाला वीडियो में कांग्रेस का जो भी था, कांग्रेस से पूर्ववर्ती जो संस्थाएं थी जिनकी स्थापना और कौन किए थे क्या था सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में कांग्रेस के बारे में हम लोग जानेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और उसको अभी ये लेटेस्ट है 2025 वाला पूर्वावलोकन, इसको चलिए बिना देर के फटाफट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो बिल्कुल एओ ह्यूम ने किए थे। ठीक है, एओ ह्यूम ने किए थे। एलन एक्टिवम ह्यूम या एओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का दौरा करने के बाद इन्होंने यह घोषणा किया कि 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। तो इसका गठन जो होता है ना भारतीय राष्ट्रीय संघ का, वो 1884 में ही हो जाता है, परंतु ये घोषणा करते हैं कि पुणे में इसका एक सभा आयोजित होगा जिसमें 3 महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि भाग लेंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल गया था उस समय, इसी वजह से यह स्थान बदल करके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज हो गया, जो कि बम्बई कर दिया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 2 दिन तक चलता है, 1885 को होता है और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो 1884 में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, संघ था, लेकिन एक साल के बाद 85 में संघ की जगह पे हो जाता है कांग्रेस। ठीक है, तो संघ की जगह पे 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? तो असैनिक सेवक, सिविल सेवा के थे, तो असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885। कांग्रेस की जगह वही भारतीय राष्ट्रीय संघ कर देता तो 84 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम करते हैं। यह एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी करते हैं तथा इसके प्रथम महासचिव जो होते हैं वो स्वयं एओ ह्यूम बनते हैं। महासचिव एओ ह्यूम और अध्यक्षता करते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये हो जाएंगे 72। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यह प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो बिल्कुल डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। देखिए सेम क्वेश्चन कितना बार दे दिया ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय राष्ट्रीय का 1885 में हुआ, इसके अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी बने। यहाँ पे बताना है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था। ठीक है, तो जो सही था वो था कि देश के हितों की रक्षा करना है, भारतीयों के बीच और संपर्क और मित्रता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ठीक है, राष्ट्रीय एकता की भावना को। थर्ड नंबर सी नंबर जो क्वेश्चन है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिक्षित वर्ग कर दिया ना, ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षित वर्ग ही, सभी लोगों का उसमें भागीदारी था। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बिमोश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं, उनके उद्देश्य थे कि लोगों के बीच में मित्रता बढ़ाना, जाति संप्रदाय इत्यादि के आधार पर पक्षपात नहीं करना, बल्कि इसको हटा करके राष्ट्रीय एकता लोगों के अंदर जगाना, सभी वर्ग और समुदाय को एकत्रित करके राष्ट्र भावना उत्पन्न करना, ना कि शिक्षित वर्ग। ठीक है, सभी वर्ग और जनता की मांगों को सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए एक मंच देना।
कहता भी है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। तो स्टार्टिंग में था कि मतलब जो भी सामाजिक मुद्दे होंगे इस कांग्रेस के मंच से नहीं उठेगा, क्योंकि इनको पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद अंग्रेज जो है बंद कर दें, पर ये पहले लोगों में मतलब एकता वगैरह बढ़ाना चाहते थे और लोगों में जागरूकता लाना चाहते थे। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की कौन सी मांग नहीं थी? तो देखिए कौन सी मांग नहीं थी। तो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं था, बाकी सभी था, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, तीनों का तीनों था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 तक था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि और इनमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने, काउंसिल के जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि एवं कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण, विधान परिषदों को ज्यादा अधिकार प्रदान करना इत्यादि की मांग की थी। ठीक है। जबकि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के एकीकरण की मांग इसमें नहीं थी, बल्कि इसके पृथक्करण की मांग थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन बने थे? तो ये हो जाएंगे आपको एओ ह्यूम बने थे। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव एओ ह्यूम बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव एओ ह्यूम थे। इन्होंने कांग्रेस का गठन किया और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बिल्कुल डफरिन थे। ठीक है। और डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1884 से लेकर 1888 तक था। इन्होंने ना कांग्रेस का मजाक उड़ाया था और इन्होंने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस की संस्था। और ठीक है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहा कि उपहास उड़ाया था? तो बिल्कुल लॉर्ड डफरिन। और 84 से 88 तक इनका कार्यकाल था। 84 से लेके 88 तक 4 साल। ठीक है। 84 से 88। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय बिल्कुल वही, देखिए कितना रिपीट कर रहे हैं ना। ठीक है। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक? डफरिन। बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में उपस्थित नहीं थे? तो ये हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, बाकी सभी थे। दादा भाई नौरोजी थे, जस्टिस रनाडे थे और जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है। तो देखिए 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में ही और आनंद मोहन बोस से दो लोग मिलकर के इंडियन एसोसिएशन का गठन करते हैं। वहीं 1883 में, ठीक है, 1883 में इंडियन एसोसिएशन अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये आईएनसी, और इन लोगों ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 85 से 2 साल पहले 83 में इसका आयोजन किया। ठीक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है। तो इसकी दूसरा सम्मेलन जो होती है दिसंबर 1885 में होती है, कलकत्ता में होती है, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करते हैं। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में नहीं आ पाए थे, क्योंकि ये कलकत्ता में इसका दूसरा अधिवेशन का जो था अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है। 1885 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का या अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो ये हो जाएंगे आपको दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं और पहले के उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये 33 हो जाएंगे। ठीक है, 33। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कलकत्ता में होता है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 थे, कुल 436 थे, जिनमें से 33 मुस्लिम थे। और कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 2 थी। तो पहले में 2 थी, दूसरे में बढ़ के 33 हो जाती है। तीसरे सम्मेलन में यह 1887 में होता है, या 81 हो जाती है, और चौथे में 221 तक पहुंच जाती है। तो मुस्लिमों की संख्या कांग्रेस में लगातार बढ़ती है, 2 होती है, फिर 33 होती है, 2 से 33, 33 से 81, और 81 से सीधे पहुंच जाती है 221 पे। ठीक है। तो 2 से 33, 33 से 81 और 81 से 221।
कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की जाती है। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? 1889 में एक समिति बनती है, तो इसके हो जाएंगे आपको सर डब्ल्यू बीडरबर्ग। ठीक है, तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में गठन के 4 साल के बाद लंदन में सर डब्ल्यू वेडरबर्न, ठीक है, लंदन में सर डब्ल्यू वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी के लिए ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है डब्ल्यू वेडरबर्न की अध्यक्षता में। और इस कमेटी के सचिव थे विलियम डिग्बी। ठीक है, सचिव विलियम डिग्बी, अध्यक्षता की वेडरबर्न अध्यक्षता और विलियम डिग्बी सचिव। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक जर्नल भी प्रकाशित किया। ठीक है, तो इंडिया नामक जर्नल निकाले थे। 1889 में इसकी स्थापना होती है लंदन में डब्ल्यू वेडरबर्न, ठीक है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 87 में तीसरा अधिवेशन होती है जो मद्रास में होती है। ठीक है, मद्रास के 87 के तीसरे अधिवेशन के होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें कि वंदे मातरम जो था वो गाया गया था। ठीक है, और यह 12वां अधिवेशन था। 1896 में कलकत्ता में हुआ था, 12वां अधिवेशन था। यहाँ पे कुछ कथन है, इस पे सही बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रजनी नायडू थी। यह गलत हो जाएगा क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं विचरण था, अगर भारतीय बोलता तो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल 87 में तीसरा अधिवेशन मद्रास में, और 96 के कलकत्ता में 12वां अधिवेशन थे आपको दूसरे मुस्लिम। तो वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनती है, एनी बेसेंट बनती हैं, जबकि 1925 में कानपुर वाला अधिवेशन में आपको सरोजिनी नायडू बनती हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां वार्षिक अधिवेशन होता है 1925 में, जिसमें सरोजिनी नायडू 40 नंबर वाला पे बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, हो गया एक चीज। एक नलिनी सेनगुप्ता भी है महिला, जो कि तीसरे नंबर की महिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। 3 महिलाएं की थी अध्यक्षता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था कौन? तो जॉर्ज यूले, यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इसने चतुर्थ अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी के बाद 1888 में जॉर्ज यूले अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, जॉर्ज यूले 1888 में। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं थे? ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपको सर सैयद अहमद खान, बाकी फिरोज शाह मेहता, खान अब्दुल गफ्फार का और हकीम अजमल खान, ये सभी के सभी लोग थे। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं संबंध थे क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में लगे थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त थे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में सरकार को सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर लें और उन्हें कुछ रियायतें देकर के अपनी ओर मिला लें। ठीक है, तो डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी द इंडिया मुसलमान, उसमें वो मुसलमानों को मिलाने के लिए सरकार को सुझाव दिए थे। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खान को तैयार किया और कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के अब प्रबल शत्रु बन जाते हैं। अंग्रेज के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान, ठीक है, राजभक्त मुसलमान पत्रिका का संकलन किया, प्रारंभ किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के सहयोग से संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना करते हैं। उन्होंने अपने विचार का प्रचार तहजीब उल अखलाक, ठीक है, तहजीब उल अखलाक जो थी वो किसका है? तो सर सैयद अहमद खान का इसके माध्यम से किए। वहीं 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की भी स्थापना की, जहाँ पे पाश्चात्य विषय और विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। तो इसमें से 2-3 कीवर्ड निकला बहुत इंपॉर्टेंट है कि तहजीब उल अखलाक किसका है? सर सैयद अहमद खान का, और संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा
की स्थापना शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर सर सैयद अहमद किए थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? तो कभी नहीं बने थे बीजी तिलक। ठीक है, लाजपत राय भी बने, मोतीलाल नेहरू भी बने और एनी बेसेंट भी बने, लेकिन बीजी तिलक कभी नहीं बने। लाला लाजपत राय, जिन्हें प्रायः लोग शेरे पंजाब या पंजाब का सिंह कहते थे, 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में ये बनते हैं। ठीक है, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जिसमें कि असहयोग आंदोलन की बात होती है। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। वहीं आंग्ल आयरलैंड की जो है एनी बेसेंट, ये भी बनती हैं, 1917 में बनती हैं अध्यक्ष। 1907 से 33 तक रहती हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही हैं, 7 से लेकर के 33 तक। ठीक है, 7 से लेकर 33 तक ये रही थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान। और 1916 में होम रूल लीग का इन्होंने गठन भी किया था। 1916 में सितंबर के मंथ में, अप्रैल में बीजी तिलक किए थे। वर्ष 1917 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाया जाता है। वहीं मोतीलाल नेहरू जो थे वो वर्ष 1919 और 1928 में 2 बार अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, 1919 और 1928 में 2 बार रहे, जबकि जनवरी 1923 में उन्हें स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, जनवरी 1923 में इनके चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी बनाए थे और 2 बार अध्यक्ष रहे, 1919 और 1928। तिलक जो थे विजय तिलक महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया था। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। ठीक है, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थे बिल्कुल एनी बेसेंट, 1917 का अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो बीजी तिलक हो जाएंगे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले भी किए, सुभाष चंद्र बोस भी किए 2 बार। दूसरी बात इन्होंने 1939 में इस्तीफा भी दे दिया। लाला लाजपत राय भी किया 1920 का विशेष अधिवेशन। लाल बाल पाल जो त्रिगुट था वो कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। इनमें से कौन? तो लाला लाजपत राय हुए थे, बाल गंगाधर तिलक और जो पाल थे ना बिपिन चंद्र पाल, वो लोग नहीं हुए। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो एनी बेसेंट रहे थे। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को चुना? तो ये हो जाएगा आपको कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बार बार, तो चलिए यहाँ पे भी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू के बारे में है कि भारतीय महिला जो थी अध्यक्ष बनती हैं और ये 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में बनती है। ठीक है, और सरोजिनी नायडू 1879 से लेकर 1949 तक रहती है। प्रख्यात कवयित्री थी, राष्ट्रवादी नेत्री भी थी। वह कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यह महात्मा गांधी के विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947 तक से 49 तक 2 साल तक यूपी के राज्यपाल भी रही थी, 47 से 49 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? तो बिल्कुल यह बंबई में होता है, यह गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा बनर्जी की अध्यक्षता में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये एक मिल जाते हैं, तो बिल्कुल यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह कलकत्ता में नहीं बल्कि बंबई में हुआ था। 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें मात्र 2 मुस्लिम थे और पहले में 2 थे, दूसरे में आपको बढ़ के 33 हो जाते हैं। ठीक है, 33 मुस्लिम हो जाते हैं, तीसरे में 81 हो जाते हैं, चौथे में 221 मुस्लिम हो जाते हैं। किंतु वहां पे हैजा फैल जाता है। पुणे में होना था, वहां पे हैजा फैलने की वजह से गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन होती है, जिसके अध्यक्षता दादा बनर्जी करते हैं। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होती है और इसमें दोनों लोग मिल जाते हैं, जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। वहीं इस अधिवेशन में उग्रपंथियों जिन्हें 9 साल से कांग्रेस से निष्कासित हो गया था पुनः आ जाते हैं और फिर इनमें फूट पड़ती है। ठीक है, असहयोग के आंदोलन के समय
फिर इनमें से फूट पड़ती है, लेकिन इस समय जो होते हैं ना उदारवादी अलग खुश होते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो बिल्कुल ये बांकीपुर में हुआ था। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। और 27वां अधिवेशन 1912 में होता है बिहार में। बिहार में 3 जगह होता है ना, बांकीपुर में ये होती है 1912 वाला। इस एक बांकीपुर गया और रामगढ़ में होता है। ठीक है, तो 27वां अधिवेशन 1912 का बांकीपुर गया में इसकी अध्यक्षता आर एन मडोलकर ने किया था। और इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो वही जो है आपको बांकीपुर वाला में कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को कहा जाता है। ठीक है, एओ ह्यूम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में विजय तिलक ने यह कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा? तो ये बिल्कुल 1916 में जब लखनऊ पैक्ट आता है, हिंदू मुस्लिम मिल जाते हैं, तो उस समय कहे कि इनको बहुत ज्यादा जुनून आ गया, बोले कि नहीं अब तो हम लेके ही रहेंगे आजादी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से चूंकि समझौता हुआ था, इधर विजय तिलक थे कांग्रेस की तरफ से, उधर से मोहम्मद अली जिन्ना थे, दोनों लोग मिलकर समझौता कराया और इसी खुशी में बोले कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ठीक है, यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय तिलक बिल्कुल। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार देगा। चलिए स्किप स्किप स्किप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी वाली प्रथम महिला थी, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये नहीं थी, यानी बेसेंट थी। और सिया दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे, बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, तो और एलन जो है ना, एलन एक्ट ह्यूम मतलब प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये भी गलत है, ये तो सचिव बने थे ना। एओ ह्यूम संस्थापक हैं कांग्रेस के और ये सचिव महासचिव बने थे, लेकिन पहले अध्यक्ष नहीं बने थे। अल्फ्रेड वेब जो 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी 1917 कलकत्ता अधिवेशन। एओ ह्यूम देखिए इसके अध्यक्ष नहीं बल्कि महासचिव बने थे। सी आर दास 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जबकि वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में भी सी आर दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, लेकिन उस समय वो जेल में थे। ठीक है, 1921 के अहमदाबाद के समय वो जेल में थे, इसलिए 1922 का गया वाला करते हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी सी आर दास के जेल में थे, तो हकीम अजमल खां करते हैं। ठीक है, 1921 का अहमदाबाद का अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां करते हैं। ठीक है, और दास जो थे जेल में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, तो यहाँ पे मतलब भौतिक रूप से हकीम अजमल खां करते हैं, जबकि सी आर दास चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था जेल से। अल्फ्रेड वेब जो थे मद्रास में 1894 में आईएनसी के अध्यक्ष बनते हैं 1894 में। अल्फ्रेड वेब, ठीक है, 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब 1894। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो योजना का लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया था और न ही उनके द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। ये कहना है लाला लाजपत राय का। सुरक्षावाद का सिद्धांत बिल्कुल लाला लाजपत राय भी इससे संबंधित है। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो ब्रिटिशर्स के लिए सुरक्षावाद के सिद्धांत पे कार्य कर रही है। देखिए 69वें पेशे में पूछा भी है। सुरक्षावाद सिद्धांत या सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किए थे। ठीक है, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया। लाला लाजपत राय का ने यह भी कहा थे कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है, और लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया था, इसलिए सेफ्टी वाल्व का मतलब ये प्रिंसिपल को भी इन्होंने बताया था। ठीक है, किसने कहा था कि अगर कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी यह इच्छा है कि मैं जब तक भारत में हूँ इसे शांतिपूर्वक समाप्त होते हुए देख सकूं, लेकिन इनकी मंशा पूरी ना हो सके, अफसोस। ये थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर हो गया है और जनता में इसकी पैठ ही नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन।
वर्ष 1900 में, ठीक है, 1900 में इन्होंने कहा था कि अब तो कांग्रेस लड़खड़ा रही है और जल्द ही यह खत्म होने वाली है। मेरा बहुत इच्छा है कि चुपचाप सिनेमा की तरह बैठ के देखूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में करजई ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, वो इतने हल्के में लेते हैं कांग्रेस को ना कि 1904 में वो प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर देते हैं। बोलते हैं हम तुम लोग से ऐसे लोगों से ना मिलता ऐसा। ठीक है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे कौन? तो वे थी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा को रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किए थे, लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में इस्तीफा ये दे देते हैं। ठीक है, तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में उन्होंने कहा था हिंदी को रोमन शैली। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए? तो ये गांधी जी थे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एनसी केलकर और आईबी सेन। ठीक है, एनसी केलकर और आईबी सेन। देखिए, अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 होता है। इसके अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए किनकी सहयोग के लिए चुना जाता है? तो एनसी केलकर और आईबी सेन। कांग्रेस का संविधान ठीक है लिखने हेतु तो महात्मा गांधी, बीजी तिलक, सीआर दास का सहयोग चाहते थे। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि बीजी तिलक और सीआर दास भी साथ में आए, किंतु कार्य अधिक होने के कारण इस हेतु ये नेता उपलब्ध नहीं हो सके, क्योंकि बीजी तिलक और लाला लजपत राय बहुत प्रसिद्ध और प्रमुख चेहरे थे, तो ये कितना काम करते। तो इसी के लिए इनके स्थानापन्न के रूप में इनके कनिष्ठ सहयोगी जो थे एनसी केलकर और आईबी सेन। ठीक है, एनसी केलकर और आईबी सेन इनको संविधान के लेखन में महात्मा गांधी ने सहयोग के लिए चुना था, एनसी केलकर और आईबी सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल कौन सा था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड वेलिंगटन, बंबई, 1915। ठीक है, तो लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था और इस दौरान वह बंबई के गवर्नर थे। यह अधिवेशन बंबई में वर्ष 1915 में होता है और तब वेलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। जब 15 में होता है, ये पहले थे बंबई में गवर्नर, परंतु उस समय वेलिंगटन नहीं थे और भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उनका कार्यकाल था 1931 से 36। ठीक है, तो ये बने हैं गवर्नर जनरल या वायसराय 1931 से 36 तक वेलिंगटन। ठीक है, 1931 से इरविन के बाद इरविन के बाद बने हैं वेलिंगटन 31 से 36 तक। और 1915 में यह बंबई अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, वेलिंगटन, बंबई, 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार किए थे? तो ये नागपुर का अधिवेशन 1920। ठीक है, एक कलकत्ता का विशेष अधिवेशन में 20 में हुआ था, उसके किए थे लाला लाजपत राय। और नागपुर का जो मतलब हमेशा से रूटीन और नियमित अधिवेशन होती है उसको किए थे सी विजय राघवाचारी। तो चेरियार कह रहा है, पता नहीं, जो भी था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होती है, इसके अंबिका चरण मजुमदार करते हैं। वह 1917 का कलकत्ता में होती है, यानी बेसेंट करते हैं। 1915 वाला बंबई में होता है। ठीक है, इसमें पहले गवर्नर वेलिंगटन भाग लेते हैं। गया अधिवेशन 1922 में होती है, सीआर दास इसके भाग लेते हैं। वही 1921 में अहमदाबाद वाला में सीआर दास को भाग लेना था, परंतु उस समय वो जेल में थे, ताकि अजमल खां करते हैं। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920 में होती है, इसके सदस्यता शुल्क 4 आना था, 4 आना, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसमें जुड़ सके। और सी विजय राघव चेरियार या 4 सी विजय राघवा
चारी जो भी थे चिरियार, इन्होंने भाग मतलब ये किए थे रिश्ता। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया? तो नागपुर अधिवेशन में। और वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें सी विजय राघव चिरियार थे, इन्होंने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ठीक है, जो राजा थे पहले से, उनको कहा गया कि आप अपनी प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दीजिए, और इसी समय सहयोग भी पारित हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन जो है वो भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा कहता है कि वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी गलत है और ये भी सही है। ठीक है, तो 1920 में तो किया गया था प्रांतों का गठन भाषा आधार पर, लेकिन 1948 जो था उसमें भाषा आधार को जब सरकार देश आजाद होता है अस्वीकार कर देता है। इसी के बाद देखने को मिलता है बहुत ज्यादा मतलब आंध्र प्रदेश राममंडल वगैरह और बहुत मतलब भाषाई विवाद होता है, जिसकी वजह से तेलंगाना भी बना है। ठीक है, तो वर्ष 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में बहुत सारा काम हुआ। एक तो हुआ कि राजाओं को कहा गया कि देखिए अपने मतलब क्षेत्र में आप उत्तरदायी सरकार बनाएं। दूसरा कहा गया कि भाषा आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन को मंजूरी मिला, असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिला। लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया जाता है। बिल्कुल 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे? सी आर दास करेंगे। तो ये 1921 में जेल में थे और जेल से छूटने के बाद कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित हुए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देश बंधु ने अपना जनवरी में ही सभा प्रवेश के कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से सहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयत्न किया था। सी आर दास को देश बंधु भी कहा जाता है। सी आर दास को देश बंधु भी कहा जाता है। परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, अयंगर, इन सभी ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। मतलब सी आर दास चाहते थे कि नहीं, हमें ना जो भी सरकार बन रही है कार्यपालिका कार्यकारी परिषद उसमें जाना चाहिए, सरकार की नीतियों का जो हमारे पक्ष में नहीं हो उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा और अयंगर सभी लोगों ने विरोध किया। बोला कि नहीं, हम बिल्कुल परिषद में नहीं जाएंगे। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश नहीं लेने का प्रस्ताव पारित हो गया फाइनली। ठीक है, 22 में, जबकि अध्यक्षता सी आर दास ही किए थे, उन्हीं का बात नहीं माना गया। तो इसी वजह से इनको आया गुस्सा। बोले कि चलो तब मेरा बात नहीं मनाएगा, हम देंगे त्याग। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक अपनी पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी, ये और मोतीलाल नेहरू मिलकर के 1923 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे सी आर दास। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की वर्ष 1932 में स्थापना की? तो महात्मा गांधी। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में होती है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में होती है और इसको गांधी जी करते हैं। यहाँ पे नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। और तिथ्यानुसार क्रमबद्ध कीजिए और बताइए कि अपना उत्तर मतलब सही वही चीजें हैं। चलिए, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बताना है तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 में बेलगांव, जबकि सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में की थी और 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में किए थे और ठीक है अप्रैल 1936 में लखनऊ में तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू 1929 का लाहौर, जो सभी लोग जानते हैं, रावी नदी के तट पे, वहीं अप्रैल में करते हैं। अप्रैल 1936 में 2 बार करते हैं, एक अप्रैल में और दिसंबर में 1936 में फैजपुर में। ठीक है, तो 1936 में 2 बार नेहरू अध्यक्षता करते हैं, एक लखनऊ में करते हैं और एक फैजपुर में करते हैं। ठीक है, लखनऊ में और फैजपुर में, लखनऊ और फैजपुर में।
जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता बेलगांव हुआ था। बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे तो बिल्कुल ये हो जाएगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन के किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यहाँ पे सही मिलान करना है। तो देखिए मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में किए थे 1919 में किए थे, उसके बाद 1928 में भी करते हैं मोतीलाल नेहरू, और अमृतसर 1919 का भी करते हैं। सरोजिनी नायडू कानपुर 25 में, राजेंद्र प्रसाद बम्बई में करते हैं 1934 में। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है अधिवेशन के अध्यक्षता 1934 में बम्बई में करते हैं। वहीं अबुल कलाम आजाद रामगढ़ का 1940 में करते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों को मिलाना है तो यहाँ पे देखिए दिया होगा डिटेल में कि मेरठ अधिवेशन कब होती है तो 1946 में होती है। आजादी के जस्ट एक साल पहले मेरठ अधिवेशन होती है 1946 में। कानपुर 25, लखनऊ 16 और बनारस 1905 में होता है। मेरठ वाला बस एक नया है, याद करना 1946 में। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताते हैं? लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1936 की कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 2 बार हुआ था ना, 1936 में, एक लखनऊ और दूसरा फैजपुर। तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया और मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्त करा सके। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस किए थे। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन होती है 1938 में, हरिपुरा में होती है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता 51, ठीक है, 51, इसकी अध्यक्षता आपको ये सुभाष चंद्र बोस करते हैं। जवाहरलाल नेहरू किसका? इस अधिवेशन में राष्ट्रीय एक नियोजन समिति थी, गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष, नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। वहीं राजेंद्र प्रसाद 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद 34 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद रहते हैं, जबकि जेबी कृपलानी को 1946 के मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, जेबी कृपलानी को। ठीक है। और मेरठ में जो होती है ना 1946 में, उसमें जेपी कृपलानी को अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस बने थे हरिपुरा में। ठीक है। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? तो बिल्कुल अब्दुल कलाम आजाद 1940 में ही रामगढ़ में बने थे। 1888 से लेकर के 1958 तक ये जुड़े हैं। 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में ये अध्यक्ष बने थे। 1923 में ही यह विशेष सत्र में अध्यक्ष बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, जबकि अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आजादी से पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल था जवाहरलाल नेहरू 1889 से लेकर के 1964 तक। इन्होंने वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है। आनंद मोहन बोस की बात की जाए तो यह 1898 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आनंद मोहन बोस। ठीक है। और यही आनंद मोहन बोस हैं जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिल करके इंडिया एसोसिएशन की गठन 1876 में करते हैं। 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस ने वर्ष 1914 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बोस जो है वो 1914 में करते हैं। भूपेंद्र नाथ बोस 1914 में। ठीक है। इसको मिलान करना है फिर से, तो देखिए हरिपुरा का हो जाएगा आपको 1938 में सुभाष चंद्र बोस। नासिक अधिवेशन 1950 की बात करें तो देश आजाद हो चुका था। 1950 का नासिक अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। नासिक अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन। वहीं मद्रास अधिवेशन 1927 में डॉक्टर एम ए अंसारी किए थे। कानपुर तो सभी लोग जानते हैं सरोजिनी नायडू के थे। ठीक है। तो 50 का पुरुषोत्तम दास टंडन करते हैं। 1927 में मद्रास एम ए अंसारी। कौन लगातार 6 बार तक रहे थे? तो अबुल कलाम आजाद 40 से 46 तक। 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी सबसे कम उम्र में अबुल कलाम आजाद करते हैं। ठीक है। तो आजादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार से थे कांग्रेस के। तो इंदिरा गांधी थी 1978 से लेकर के 84 तक, तो हो जाएगा ये लगभग 6 साल। ठीक है। फिर राजीव गांधी 85 से 91 तक, ये भी 6 साल।
तो इंदिरा गांधी 78 से 84, राजीव गांधी 85 से 91, फिर सोनिया गांधी 98 से लेकर के 2017 तक इसके अध्यक्ष रहती हैं। सबसे लंबा कार्यकाल अगर कांग्रेस का बात करें तो वो सोनिया गांधी का 1998 से लेकर लगातार अभी 2017 तक ये बनी हुई थी। ठीक है, 2017 के बाद बदल गया दूसरे, तो 98 से लेकर 2017 तक तथा वर्ष 2019 से लेकर के फिर बीच में 2 साल का गैप, फिर 19 से लेकर के 22 तक। और राजीव गांधी 85 से 91, इंदिरा गांधी 78 से लेकर 84 तक। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपको JB कृपलानी, बिल्कुल। और मेरठ में इनको घोषित किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन, ठीक है 54 मेरठ अधिवेशन जो 1946 में होते उसके अध्यक्ष चुना गया और आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस की 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 में जयपुर में होती है। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया करते हैं। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया करते हैं। 55वें अधिवेशन जयपुर 1948। महात्मा गांधी बेलगांव, जवाहरलाल नेहरू लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। सरदार पटेल जो है मार्च 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बिल्कुल JB कृपलानी हो जाएंगे। जनगणमन पहली बार किस अवसर पे गाया गया था? तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिवस 1911। और रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला में रचित किए थे और संगीतबद्ध जनगणमन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और ये सबसे पहले 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था ये हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता आपको मोतीलाल नेहरू किए थे। इसमें BG तिलक भाग लिए थे अमृतसर अधिवेशन 1919। BG तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिए। उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। ठीक है, अर्थात कि यह भी शामिल थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के ग्रुप में आपको BG तिलक ने उत्तरदायी सहयोग रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, ठीक है BG तिलक ने रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो जाता है, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, उसके बाद ही तो इसी समय सहयोग आंदोलन भी शुरू हो जाती है और तिलक फंड इसके लिए बनाया जाता है। तो इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक क्या? कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।